नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम स्पेशल। मैं हूं अजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दूसरे दिन ब्राजीलिया पहुंचे। कल फोर्टलीजा में न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटीजेंटेंस रिजर्व अरेंजमेंट जैसे दो बड़े करार के बाद ब्रिक्स देशों के कई अहम मसलों पर चर्चा होनी है। तो कल दो अहम करार हुए हैं, बड़े करार हुए हैं ब्रिक्स देशों के बीच, और अब आज कई अहम मसलों पर फिर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दूसरे दिन ब्राजीलिया पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। तो ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं उनके दूरगामी परिणाम होंगे, ऐसा समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दूसरे दिन अब ब्राजीलिया पहुंचे हैं। यहां पर कई अहम मसलों पर ब्रिक्स देशों के बीच चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी मुलाकात हुई। ये मुलाकात 14 जुलाई को ही होनी थी, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मोदी की मुलाकात लंबी चलने की वजह से इसे 15 जुलाई को ब्रिक्स सम्मेलन के बाद रखा गया। और अब बात ब्रिक्स सम्मेलन की, तो ब्रिक्स देशों ने $100 बिलियन से न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का ऐलान कर दिया है और इसमें ब्रिक्स के सभी 5 देशों की बराबर की साझेदारी होगी। बैंक पर IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह किसी एक देश का एकाधिकार न रहे, इसलिए भारत बैंक में सभी सदस्य देशों की बराबर की भागीदारी चाहता था, जिसे फोर्टलीजा सम्मेलन में माना गया। ब्रिक्स देशों के इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में होगा, लेकिन बैंक का पहला अध्यक्ष भारत का होगा। बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष तय करने का हक रूस को मिला है। बैंक के अफ्रीका रीजनल सेंटर को दक्षिण अफ्रीका में खोला जाएगा। विकासशील देशों के लिए इस ब्रिक्स सम्मेलन में $100 बिलियन से कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट का करार भी हुआ है। ब्रिक्स देशों के विकास बैंक के अहम करार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी जोर दिया। ब्राजील के फोर्टलीजा में चले ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, इसीलिए हमें उनसे मिलकर लड़ना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में ब्रिक्स की पहचान मजबूत हुई है और ये एक बड़ी कामयाबी है। भारत के प्रधानमंत्री ने शिक्षा पर देशों के बीच संबंध बनाने और विश्वविद्यालयों को जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स विश्वविद्यालय जरूर बनने चाहिए ताकि एक देश में होने वाले किसी आविष्कार और तकनीक का फायदा अन्य देशों को भी मिल सके। इसके अलावा मोदी ने आतंकवाद पर कहा कि अफगानिस्तान से अफ्रीका तक आतंकवाद की जद में है पूरा इलाका। अगर अब भी हम आतंकवाद पर मूक दर्शक बने रहे तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि आतंकवाद हर तरह से मानवता के लिए खतरा है। मोदी ने ब्रिक्स के नेताओं से कहा कि ब्रिक्स देश आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाए। This summit takes place at a crucial juncture. The world is facing a high level of economic and political turmoil. Conflict and instability is growing in many key regions. This increases the challenges of tackling poverty, making growth more inclusive, and evolving a sustainable model of development. We should intensify our cooperation in confronting global challenges like terrorism, cybersecurity, and climate change. BRICS must also play a proactive role in shaping the global discourse on growth and development.
This includes shaping the post-2015 development agenda to keep the central focus on tackling poverty. We must seek urgent reforms of global institutions of governance like the UN Security Council and international financial institutions. ब्रिक्स समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मुलाकात का एक बड़ा आकर्षण पीएम मोदी का हिंदी में बात करना भी था। 80 मिनट तक चलने वाली मीटिंग में भारत और चीन के तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुझे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ही अलग है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। भूटान की संसद को हिंदी में संबोधित कर चुके नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त चीन के राष्ट्रपति थे और मोदी ने यहाँ भी बात हिंदी में ही की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हिंदी समझाने के लिए दुभाषीय की व्यवस्था थी, लेकिन इस अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को एक बार फिर ये समझा दिया कि अब भारत थोड़े जुदा अंदाज में पेश आएगा। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा कि अपने आप में मेरी नई चुनी हुई सरकार को चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है, उसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूं। वैसे तो दोनों नेताओं की मुलाकात के लिए 40 मिनट का वक्त तय था, लेकिन दो पड़ोसी मुल्कों के सियासतदानों ने जब मुद्दों पर बात शुरू की तो ये सिलसिला 80 मिनट तक चला। जब भारत और चीन बात करते हैं तो हर मुद्दे पर बात करते हैं। ये मुद्दे आप जानते हैं, ये हैं जैसे कि इकोनॉमिक लिंकेजेस, जैसे कि बाउंड्री क्वेश्चन, जैसे कि हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। पर इस बार प्रधानमंत्री ने एक और मुद्दा उठाया, वो था टेररिज्म के बारे में। इसके अलावा दोनों ने ये भी बात किया कि दोनों कैसे मिलकर इंटरनेशनल स्टेज पर बात करें। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन से पहले हुई इस खास मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा विवाद का मसला उठाया। दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन की बात छिड़ी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत सर्विस सेक्टर में बड़ा योगदान कर सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे का न्योता स्वीकार किया। चीनी प्रधानमंत्री सितंबर में भारत आएंगे। जिनपिंग ने मोदी को एपेक की शिखर बैठक में आने का निमंत्रण दिया, जिसे सरप्राइज माना जा रहा है क्योंकि 21 देशों के समूह का भारत सदस्य नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पार्क और पूंजी निवेश की संभावनाओं पर बात की, जबकि जिनपिंग ने माना कि भारत सर्विस सेक्टर में चीन में अपना कारोबार और बढ़ा सकता है। तो पीएम मोदी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नए रास्ते खोलने का अनुरोध किया। जब से नई सरकार आई है भारत में, ये चौथी उच्च लेवल की मीटिंग है, बस लगभग 6 हफ्तों में। इसके अलावा ये दोनों लीडर ने तय किया कि इस उच्च लेवल की मुलाकातें और होनी चाहिए। तो इसलिए चीन के प्रेसिडेंट को एक नेता दिया गया है और वो सोच रहे हैं कि अभी डेट्स तय होने वाले हैं, लेकिन सितंबर में आएंगे वो। नरेंद्र मोदी ने हिंदी में चीन से रिश्तों के तार जोड़ने की कोशिश की तो चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि जब भारत चीन मिलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। जाहिर तौर पर इस मुलाकात को भारत और चीन के बीच नए रिश्ते की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध भारत और चीन दोनों के लिए ही फायदेमंद है। आकाश सोनी, जी मीडिया, फोर्टलीजा, ब्राजील। ब्रिक्स एशिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं यानी चीन और भारत के लिए एक ऐसा मंच है जहां इसमें शामिल देश अपने आर्थिक प्रगति के एजेंडे को लेकर इस मंच पर पहुंचते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें इस ब्रिक्स समिट से जुड़ी हुई हैं।
ब्रिक्स समिट को लेकर भारत की नीति पर हमेशा मंथन होता रहा है, क्योंकि ब्रिक्स उन देशों का संघ है जो अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होने में दिलचस्पी रखते हैं, खासतौर पर आर्थिक निर्भरता के मामले में। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश शामिल हैं: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन्हीं सदस्य देशों में से एक देश हर साल अपने यहाँ ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करता है। ब्रिक्स संघ को बनाने का मकसद क्या है और आखिर इन 5 देशों को एक साथ आने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इस सवाल के जवाब के तौर पर कई मसले हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिक्स में शामिल 5 ही देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में इन सभी तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच पर आना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका की मोनोपोली को कम करने की रणनीति है, क्योंकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होना ही अमेरिका की सुपरमेसी की अहम वजह है। ट्रेड डेफिसिट भी एक अहम वजह है कि भारत के लिए ब्रिक्स जरूरत बन जाता है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में चीन और दूसरे देशों से अपने जरूरत की चीजें आयात करता है। लेकिन आयात की गई चीजों के बदले भारत से उतना निर्यात नहीं किया जाता है। भारत से मंगाई जाने वाली चीजों और देश से भेजी जाने वाली चीजों के बीच का यही अंतर ट्रेड डेफिसिट है, जिसको कम करना भारत का खास एजेंडा है। ब्राजील के साथ व्यापार बढ़ाना भी भारत के एजेंडे में शामिल है, क्योंकि ब्राजील तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत समेत ब्रिक्स के सभी देशों के लिए ब्राजील एक बड़ा मार्केट साबित हो सकता है। अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ब्रिक्स में शामिल रूस भारत के लिए फायदेमंद और भरोसेमंद दोस्त साबित हो सकता है, क्योंकि रूस से भारतीय संबंध हमेशा ही दोस्ताना रहे हैं। एशिया में भारत रूस की दोस्ती काफी अहम है। वैसे भी अमेरिका के सुपरमेसी को बैलेंस करने वाला एक ही देश है, रूस। तो अगर रूस और भारत की इस दोस्ती को चीन का भी साथ मिल जाए तो ये अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, जबकि भारत, चीन और रूस तीनों के लिए ये फायदे का रिश्ता होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वेद प्रताप वैदिक पर विवाद थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। वेद प्रताप वैदिक का एक इंटरव्यू सामने आया जो उन्होंने पाकिस्तान के डॉन न्यूज को 29 जून को दिया था। कांग्रेस ने इस इंटरव्यू को लेकर वैदिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद से पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले पत्रकार वेद प्रताप वैदिक के एक इंटरव्यू ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। कश्मीरी कोई आसमान से उतरे हमारे लोग, और फिर इंतजामी कंट्रोल क्या होगा? इधर का इनके पास, पाकिस्तान के पास है, उधर का इंडिया के पास? नहीं, सारा कंट्रोल कश्मीरियों के पास हो। हालांकि मामला गरमाने के बाद अब वैदिक ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कश्मीर नहीं, कश्मीरियों की आजादी की बात की है। कश्मीर को अलग करना मूर्खता है, लेकिन कश्मीरी लोगों को वैसी ही आजादी मिलनी चाहिए जैसी दिल्ली में मुझको है और लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी और नेता या पत्रकार को है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वेद प्रताप वैदिक आरएसएस के आदमी हैं और इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या भारत सरकार ने उनकी कोई मदद की थी। राहुल के आरोप पर सरकार और संघ ने सफाई देते हुए वैदिक और उनकी पाकिस्तान यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है। वेद प्रताप वैदिक की पाकिस्तान यात्रा या वहां हुई हाफिज सईद से उनकी मुलाकात से भारत सरकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नहीं, वैदिक साहब का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद के साथ घूमने वाले आरएसएस के थोड़ी होते हैं। बहरहाल विरोधी जहां वैदिक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार अब इस मामले से खुद को दूर रखने की कोशिशों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि सरकार के रुख को लेकर, बीजेपी के रुख को लेकर लगातार सवाल भी पैदा हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का नरम गरम रवैया समय समय पर सामने आता रहा है। जब वो सत्ता में होती है तब, और जब विपक्ष में होती है तब। कैसे उसके रवैये में यह अंतर आता है, उस पर देखिए रिपोर्ट। वैदिक के पाकिस्तान दौरे पर उठा विवाद थम नहीं रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार सरकार से हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात पर सवाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार इस पूरे मामले से खुद को अलग कर रही है। मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, उससे ये मुलाकात केवल डिसअप्रूवल के काबिल नहीं है, बल्कि भत्सना के काबिल है, और मैं इसकी पुरजोर निंदा करती हूं।
और जो बातें आज आपने सुनी है, इंटरव्यू पे हमने भी आज ही सुनी है, जो बातें उन्होंने कश्मीर के बारे में कही है, हम पूरी तरह से इन बातों से अपने आप को अलग करते हैं। ये वही बीजेपी है जो पिछले साल जेकेएलएफ नेता यासीन मलिक को हाफिज सईद के साथ देखे जाने पर आग बबूला थी। यासीन मलिक को उस वक्त हाफिज सईद के साथ देखा गया था जब वो अपनी पत्नी से मिलने पाकिस्तान गए थे और एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर हाफिज सईद उनके साथ नजर आया था। बीजेपी ने उस वक्त सत्ता पर काबिज यूपीए पर आतंकवाद के खिलाफ कमजोर नीतियां अपनाने के आरोप लगाए थे। ये अलगाववादी और आतंकवादी पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ किस बात का जश्न मना रहे थे, किस बात की खुशी मना रहे थे, ये जानने की जरूरत है। हालांकि इसे एक संयोग ही कहा जाएगा कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी चाहे कितनी भी आक्रामक हो, सत्ता में आते ही कश्मीर और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बीजेपी का रुख लचीला हो जाता है। तो ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ मामला लगता है और बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ही ने वैदिक जी को भेजा था पाकिस्तान, इसलिए कि हाफिज सईद से बातें करके वो शायद कुछ डील करना चाहते हैं हाफिज सईद साहब से। कश्मीर में आतंकवाद का पहला बड़ा मामला रूबिया सईद के अपहरण का है, जो तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी थी। उस वक्त केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी जिसे बीजेपी का समर्थन हासिल था। रूबिया सईद को छुड़ाने के लिए सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेके और 5 आतंकियों को रिहा कर दिया था। दूसरा मामला कंधार विमान अपहरण कांड का है। संयोग है कि उस वक्त देश में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार थी जब काठमांडू से दिल्ली के बीच विमान हाईजैक कर लिया गया। बदले में मौलाना मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादी छोड़े गए। करगिल युद्ध भी ऐसे ही मसलों की मिसाल है। उस वक्त केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी जब करगिल में पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की थी। हमारे कई वीर सैनिक शहीद हो गए, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब भारत उन पर हावी हो गया और ठीक उसी वक्त भारत ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तानी सैनिकों को वापस लौट जाने के लिए सेफ पैसेज दे दिया। अब एक बार फिर देश में बीजेपी की सरकार है और भारत पाक का मसला गर्म हो चुका है। वेद प्रताप वैदिक पाकिस्तान गए थे रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के बुलावे पर, लेकिन डेलीगेशन के लौटने के बाद भी वो पाकिस्तान में ही रुक गए। क्या वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि हाफिज सईद से उन्होंने मुलाकात क्यों की? क्या इस बारे में उन्होंने भारतीय उच्चायोग से संपर्क किया था? क्या डेलीगेशन के बाकी लोगों को इस बात की जानकारी थी? ऐसे कई और सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बीजेपी क्या एक बार फिर भारत पाक रिश्ते, कश्मीर और आतंकवाद जैसे अहम मसलों पर नरमी बरत रही है? क्या रिपोर्ट तलब कर लेने भर से सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में मानसून की रफ्तार फिलहाल बेहद धीमी है। बारिश का आधा मौसम बीत चुका है, लेकिन इंद्रदेव अभी तक बुंदेलखंड पर मेहरबान नहीं हुए हैं। सूखे की आशंका से परेशान बुंदेलखंड के किसान अब इंद्रदेव को खुश करने के लिए टोने टोटकों का सहारा ले रहे हैं। कहीं महिलाएं हल चला रही हैं तो कहीं बच्चे पानी की भीख मांग रहे हैं। उत्तर भारत में मानसून को दस्तक दिए कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग काले बादलों के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका दशकों से सूखे की मार झेल रहा है। इस साल भी मानसून बुंदेलखंड के लिए कोई सौगात नहीं लेकर आया, बल्कि इस बार तो हालात और भी ज्यादा खराब होते दिख रहे हैं। किसान की हालत भुखमरी की कगार पर पहुंचने जैसी हो गई है। सूखे के हालात से निजात पाने और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अब यहाँ के लोग टोने टटके का भी सहारा ले रहे हैं। हमीरपुर में तो चिलचिलाती धूप में महिलाएं कंधों पर हल रखकर खेत जोत रही हैं और ईश्वर से बारिश की कामना कर रही हैं। दरअसल पुरानी मान्यता है कि त्रेता युग में सूखे से निजात पाने के लिए राजा जनक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हल चलाया था, जिसके बाद बारिश हुई थी। इसीलिए बुंदेलखंड के लोगों को उम्मीद है कि इंद्रदेव उनकी तपस्या से भी जरूर खुश होंगे। हर चलाओ कि भगवान अब बरसे, अब बहुत बुरी व्यवस्था है, गर्मी बहुत पड़ रही है। यह भगवान अब पानी नहीं बरसा तो गोरू मराई सबन का परेशानी। टोने टटके का ये दौर यही नहीं थम रहा है। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी बारिश के लिए टोटके करने से पीछे नहीं हैं। बच्चे गांव-गांव जाकर तपती जमीन पर लेटकर पानी की भीख मांग रहे हैं और लेदा लेदा पानी दे की प्रार्थना कर रहे हैं। किसान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ का भी सहारा ले रहे हैं। महिलाएं ये भी टोने टुटके का सहारा लेने लगी हैं ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए, बारिश हो सके। आज यहाँ पर लेदा लेदा पानी दे, इस प्रकार तपती जमीन पर लोगों ने लौट करके और भगवान इंद्रदेव से पानी की कामना की है।
मानसून का आधा समय निकल चुका है। ऐसे में अगर अब जल्द बुंदेलखंड की धरती पर इंद्रदेव मेहरबान नहीं हुए तो ये साल भी किसानों के लिए मुसीबतों वाला साबित होगा। रविंद्र निगम, जी मीडिया, हमीरपुर। तो उत्तर प्रदेश में दो तरह के हालात देखने को मिलते हैं। बारिश के पानी का अगर सही इंतजाम नहीं किया गया तो एक तरफ सूखे की स्थिति और कभी कभी बाढ़ की स्थिति भी झेलनी पड़ती है। यूपी में फिलहाल नदियों का जलस्तर अभी खतरनाक नहीं हुआ है। हालांकि इस हफ्ते से मानसून के गति पकड़ने की उम्मीद है और अगर एक बार नदियों का पानी खतरे के निशान की तरफ बढ़ा तो यूपी के 20 डैम 11 जिलों को खतरे में भी डाल देंगे। देखिए रिपोर्ट। पिछले साल उत्तर प्रदेश के 40 जिले बाढ़ की चपेट में थे। बाढ़ के कहर ने 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और हजारों करोड़ का नुकसान किया था। सरकार को अपने खजाने से 3300 करोड़ की भरपाई करनी पड़ी, लेकिन लगता नहीं कि पिछले साल की इस तबाही से सरकार ने कोई सीख ली है। सूबे की अलग अलग नदियों पर बने 20 डैम इस वक्त खतरनाक स्थिति में हैं। अगर नदियों में पानी तेजी से बढ़ा तो सूबे के 11 जिलों में तबाही मच सकती है। अब जिलों में आपका गोरखपुर है, देवरिया है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, बलरामपुर है, बस्ती है, खलीलाबाद, संत कबीर नगर है, ये सब जो है, बलिया है, ये सब अति संवेदनशील जनपदों की कैटेगरी में आते हैं। जिन 11 जिलों पर खतरा मंडरा रहा है उनमें बदायूं, रामपुर, बहराइच, कांशीराम नगर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, बलिया, मऊ, लखीमपुर, बाराबंकी और गोंडा शामिल है। संवेदनहीन है अखिले सरकार। समस्या जब मुहाने पर होती है तो सुरक्षा के उपाय खोजती है। पिछले 2 वर्षों में हुआ कि सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन का विभाग तब सक्रिय हुआ जब बाढ़ लखीमपुर में आ गई। तो वही स्थिति है। चरसरी बांध को लेकर लगातार ये बात उठती है, हर बार दरार आती है, पर जो सुरक्षा के पहले उपाय होने चाहिए उसमें यह सरकार पूरी तौर पर फेल होती है। खास बात ये कि सरकार हर साल इन बांधों की मरम्मत और मजबूती के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद हालात ये कि पानी के बहाव के आगे सब बह जाता है। उधर विरोधी दल भी अब इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं।